अगर आप भी कभी ऐसा महसूस करते हैं कि दिन तो पूरा निकल जाता है लेकिन जरूरी काम पूरे नहीं होते, अगर आप फोन उठाते हैं सिर्फ 5 मिनट के लिए और पता ही नहीं चलता कि आधा घंटा कैसे निकल गया, अगर आप अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने काम के साथ होते हुए भी मन से वहां मौजूद नहीं होते, तो ये कहानी आपकी ही है। ये किताब हमें ये नहीं सिखाती कि मोबाइल फेंक दो, सोशल मीडिया छोड़ दो या टेक्नोलॉजी से भाग जाओ। ये किताब हमें ये सिखाती है कि अपना ध्यान वापस कैसे लिया जाए। लेखक अपनी जिंदगी की एक सच्ची घटना से शुरुआत करते हैं। वो अपनी छोटी बेटी के साथ खेल रहे थे। बेटी उनसे कुछ दिखाना चाहती थी, कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उनका ध्यान मोबाइल स्क्रीन पर था। वो वहां मौजूद थे, लेकिन सच में वहां नहीं थे। कुछ देर बाद बेटी ने खेलना बंद कर दिया। वो चुप हो गई और उसी पल लेखक को एहसास हुआ कि उन्होंने एक ऐसा पल खो दिया जो कभी वापस नहीं आएगा। यहीं से एक सवाल पैदा होता है, हम बार बार उन चीज़ों में क्यों फंस जाते हैं जिनका हमें खुद भी पछतावा होता है। लेखक ने सोचा कि शायद समस्या मोबाइल में है। उन्होंने स्मार्टफोन छोड़कर कीपैड वाला फ़ोन इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी ध्यान भटकता रहा। कभी अखबार पढ़ने लगे, कभी बेवजह सोचों में खो गए। तब एक बहुत बड़ी सच्चाई सामने आई। डिस्ट्रैक्शन बाहर से नहीं आता, वो अंदर से पैदा होता है। हम अक्सर कहते हैं फ़ोन बहुत डिस्ट्रैक्टिंग है, सोशल मीडिया टाइम खा जाता है, लेकिन असल में हम इन चीज़ों का इस्तेमाल अपनी अंदरूनी बेचैनी से भागने के लिए करते हैं। जब मन ऊब जाता है, जब अकेलापन लगता है, जब काम मुश्किल लगता है, जब खुद पर शक होने लगता है, तब हम डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हैं। ये किताब बताती है कि जीवन में 2 तरह के एक्शंस होते हैं। कुछ एक्शंस हमें हमारी ज़िंदगी के लक्ष्य की तरफ खींचते हैं और कुछ एक्शंस हमें उनसे दूर ले जाते हैं। जो हमें आगे बढ़ाते हैं उन्हें ट्रैक्शन कहा गया है, और जो हमें भटकाते हैं उन्हें डिस्ट्रैक्शन। दिलचस्प बात यह है कि डिस्ट्रैक्शन और ट्रैक्शन दोनों एक ही जगह से आते हैं, हमारे ट्रिगर्स से। ट्रिगर्स 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं बाहरी ट्रिगर्स, जैसे नोटिफिकेशन, कॉल, मैसेज, कोई आवाज़, कोई इंसान। और दूसरे होते हैं अंदरूनी ट्रिगर्स, जैसे बोर्डम, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, लोनलीनेस, इनसिक्योरिटी। हम अक्सर बाहरी ट्रिगर्स को दोष देते हैं, लेकिन असली कंट्रोल अंदरूनी ट्रिगर्स पर होता है। लेखक एक ग्रीक कहानी का जिक्र करते हैं, टैंटलस नाम के व्यक्ति की। उसे सजा मिली थी कि वो पानी में खड़ा रहेगा लेकिन पानी पी नहीं पाएगा। फल उसके सामने होंगे लेकिन वो खा नहीं पाएगा। असल सजा ये नहीं थी कि उसे चीज़ें नहीं मिल रही थीं। असल सजा ये थी कि उसे ये समझ ही नहीं आया कि उसे उन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं थी। हम भी ऐसे ही हैं। हर नोटिफिकेशन पर हाथ बढ़ाते हैं, हर अपडेट पर ध्यान देते हैं, बिना ये सोचे कि क्या ये सच में ज़रूरी है। ये किताब कहती है इनडिस्ट्रैक्टेबल होना मतलब परफेक्ट बनना नहीं है। मतलब ये नहीं कि आप कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। इनडिस्ट्रैक्टेबल होने का मतलब है आप जो करना चाहते हैं वही करना। आप जिन लोगों के साथ हैं उनके साथ सच में मौजूद रहना और अपनी ज़िंदगी की दिशा खुद तय करना। इसके लिए लेखक एक 4 कदम का तरीका बताते हैं। पहला कदम है अपने अंदरूनी ट्रिगर्स को समझना। दूसरा कदम है अपने समय को अपने मूल्यों के हिसाब से तय करना। तीसरा कदम है बाहरी डिस्ट्रैक्शंस पर वापस कंट्रोल लेना। और चौथा कदम है ऐसे नियम बनाना जिनसे आप खुद को भटकने से पहले ही रोक लें। आगे के हिस्सों में हम जानेंगे कि हम बेचैनी से भागना क्यों चाहते हैं, अपने समय को कैसे डिज़ाइन किया जाए, फ़ोन और सोशल मीडिया को कैसे अपने कंट्रोल में लाया जाए, और कैसे रिश्तों, बच्चों और काम में फोकस वापस लाया जाए। ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी की किताब नहीं है, ये ज़िंदगी चुनने की किताब है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमारी विल पावर थोड़ी और मजबूत होती, अगर हम थोड़े डिसिप्लिन्ड होते, तो हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। लेकिन ये किताब एक अनकंफर्टेबल सच्चाई बताती है। हम डिस्ट्रैक्ट इसलिए नहीं होते क्योंकि हम कमज़ोर हैं। हम डिस्ट्रैक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि हम बेचैन हैं। हर डिस्ट्रैक्शन के पीछे कोई ना कोई अंदरूनी डिस्कम्फर्ट छुपा होता है। कभी बोर्डम, कभी लोनलीनेस, कभी स्ट्रेस, कभी खुद पर डाउट। लेखक एक प्रोफेसर की कहानी बताते हैं जो खुद बिहेवियरल साइकोलॉजी पढ़ाती थी। उन्हें एक फिटनेस डिवाइस मिला जो कदम गिनता था। शुरुआत में ये हेल्दी लगा, लेकिन धीरे धीरे वो डिवाइस उनकी जिंदगी को कंट्रोल करने लगा। वो ज़रूरत से ज़्यादा चलने लगी, नींद खराब हो गई, रिश्तों पर असर पड़ा। फिर भी वो रुक नहीं पा रही थी। क्यों? क्योंकि असल समस्या डिवाइस नहीं थी। असल समस्या थी उनकी जीवन में चल रही इमोशनल उथल पुथल। हम सब ऐसा ही करते हैं। काम मुश्किल लगता है तो फोन उठा लेते हैं, मन भारी लगता है तो रील्स देखने लगते हैं,
खुद से बात करने की हिम्मत नहीं होती तो डिस्ट्रैक्शंस में डूब जाते हैं। ये किताब कहती है टाइम मैनेजमेंट असल में पेन मैनेजमेंट है। हम समय नहीं बचा रहे होते, हम दर्द से बच रहे होते हैं। जब कोई काम बोरिंग लगता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लेजी हैं, इसका मतलब है कि हमारा दिमाग डिस्कम्फर्ट से भागना चाहता है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी फ़र्क बताया गया है, प्रॉक्सिमेट कॉज और रूट कॉज। फ़ोन, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब ये सब प्रॉक्सिमेट कॉजेज़ हैं, ये सामने दिखने वाली वजहें हैं। लेकिन रूट कॉज अंदर छुपा होता है, इनसिक्योरिटी, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फियर ऑफ फेलियर। जब तक हम रूट कॉज को नहीं समझते, हम एक डिस्ट्रैक्शन छोड़ेंगे और दूसरा पकड़ लेंगे। इसलिए लेखक सप्रेशन के खिलाफ हैं। मतलब ये कि खुद से ये कहना मुझे फ़ोन नहीं देखना, मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, अक्सर उल्टा असर करता है। जितना ज़्यादा आप किसी अर्ज को दबाते हैं, वो उतनी ही ज़्यादा ताकत से वापस आती है। इसलिए किताब एक अलग तरीका सिखाती है। जब भी अर्ज आए तो उससे लड़िए मत, उससे भागिए मत, बस उसे ऑब्जर्व कीजिए। खुद से पूछिए, अभी मेरे शरीर में क्या हो रहा है? दिल तेज धड़क रहा है, मन बेचैन है, किसी चीज का डर है? जब आप सेंसेशन को नाम देते हैं तो अर्ज धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। ये एक्सेप्टेंस का रास्ता है, एस्केप का नहीं। एक और पावरफुल टेक्निक बताई गई है, 10 मिनट रूल। जब भी कोई डिस्ट्रैक्शन आए, खुद से कहिए कि मैं 10 मिनट बाद ये कर सकता हूं। अक्सर 10 मिनट में अर्ज खुद ही चली जाती है, क्योंकि अर्जेस वेव्स की तरह होते हैं। अगर आप उस वेव पर चढ़ने से मना कर दें तो वो अपने आप शांत हो जाती है। ये किताब ये भी कहती है कि अपने आप को लेबल्स मत दीजिए। मैं तो हमेशा डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, मुझ में सेल्फ कंट्रोल नहीं है। ये लेबल्स आपकी आइडेंटिटी बना देते हैं और फिर दिमाग उसी आइडेंटिटी के हिसाब से बिहेव करता है। इसके बजाय खुद से ऐसे बात कीजिए जैसे आप किसी अपने दोस्त से बात करते। गलती हुई, ठीक है, सीखा क्या, आगे क्या बेहतर कर सकते हैं। सेल्फ कंपैशन डिस्ट्रैक्शन का दुश्मन है। जब आप खुद से लड़ना बंद करते हैं तो फोकस अपने आप बढ़ने लगता है। एक और दिलचस्प बात बताई गई है, लिमिनल मोमेंट्स। ये वो मोमेंट्स होते हैं जब हम एक काम से दूसरे काम पर जाते हैं। जैसे काम खत्म हुआ, फोन उठाया, बस यूं ही। यहीं डिस्ट्रैक्शन पैदा होता है। अगर आप इन ट्रांजिशन मोमेंट्स को पहचान ले तो आधा डिस्ट्रैक्शन वहीं खत्म हो जाता है। इस हिस्से का सबसे बड़ा संदेश यही है, आपका ध्यान चुराया नहीं जा रहा, आपका ध्यान आपकी बेचैनी से भाग रहा है। जब आप डिस्कम्फर्ट से दोस्ती कर लेते हैं तो डिस्ट्रैक्शन की ताकत अपने आप कम हो जाती है। आगे हम जानेंगे कि अपने दिन को कैसे डिजाइन किया जाए ताकि डिस्ट्रैक्शन के लिए जगह ही ना बचे। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि डिस्ट्रैक्शन की जड़ हमारे अंदर होती है, तो अगला सवाल उठता है, अगर मन को पूरी तरह कंट्रोल नहीं किया जा सकता तो फिर हम अपना दिन कैसे कंट्रोल करें? यहीं से किताब का अगला बड़ा विचार शुरू होता है। लेखक कहते हैं, आपका कैलेंडर ही आपकी असली जिंदगी की सच्चाई बताता है। हम अक्सर कहते हैं, मेरे लिए फैमिली बहुत ज़रूरी है, हेल्थ मेरी प्रायोरिटी है, मैं अपने गोल्स को लेकर सीरियस हूँ। लेकिन जब हम अपना दिन देखते हैं तो ज़्यादातर समय रैंडम चीज़ों में चला जाता है। इसका कारण आलस नहीं है, कारण है हमने अपने समय को डिज़ाइन ही नहीं किया। अगर आपने तय नहीं किया कि आपका समय कैसे खर्च होगा तो दुनिया तय कर लेगी। यहाँ लेखक एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक बताते हैं, टाइम बॉक्सिंग। टाइम बॉक्सिंग का मतलब ये नहीं कि आप हर मिनट प्रोडक्टिव रहें। टाइम बॉक्सिंग का मतलब है आप पहले से तय करें कि कौन सा समय किस चीज़ के लिए है। काम के लिए समय, आराम के लिए समय, फैमिली के लिए समय और हाँ, डिस्ट्रैक्शन के लिए भी समय। क्योंकि जो डिस्ट्रैक्शन प्लान करके किया जाए वो डिस्ट्रैक्शन नहीं रहता। अगर आपने तय किया है कि शाम को 30 मिनट रील्स देखेंगे तो वो गिल्ट नहीं देगा। प्रॉब्लम तब होती है जब डिस्ट्रैक्शन बिना प्लान के आता है। किताब कहती है, टू डू लिस्ट आपको बिजी बनाती है लेकिन कैलेंडर आपको ऑनेस्ट बनाता है। टू डू लिस्ट में आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन कैलेंडर में वही आएगा जिसके लिए आपने सच में समय निकाला है। एक और गहरी बात कही गई है, आपको अपने वैल्यूज़ को समय में बदलना होगा। वैल्यूज़ सिर्फ सोचने की चीज़ नहीं है, वैल्यूज़ वो हैं जिनके लिए आपने कैलेंडर में जगह बनाई है। अगर हेल्थ ज़रूरी है तो एक्सरसाइज कैलेंडर में दिखनी चाहिए। अगर रिलेशनशिप ज़रूरी है तो फैमिली टाइम शेड्यूल में दिखना चाहिए। अगर ग्रोथ ज़रूरी है तो सीखने का समय तय होना चाहिए। लेखक वैल्यूज़ को 3 हिस्सों में बांटते हैं, आप खुद, आपके रिश्ते और आपका काम। अगर इनमें से कोई भी हिस्सा खाली है तो वहाँ बेचैनी पैदा होती है और वही बेचैनी डिस्ट्रैक्शन बन जाती है। इसलिए सेल्फ केयर को लग्जरी नहीं, नेसेसिटी कहा गया है।
नींद, एक्सरसाइज, सोचने का समय, ये सब डिस्ट्रैक्शन रोकने की फाउंडेशन है। एक एग्जॉस्टेड इंसान से फोकस की उम्मीद करना भूखे इंसान से पेशेंस मांगने जैसा है। किताब ये भी कहती है कि अपने दिन को परफेक्ट बनाने की कोशिश मत कीजिए। पहला कैलेंडर हमेशा गलत होगा, दूसरा थोड़ा बेहतर होगा, तीसरा वर्केबल होने लगेगा। हर हफ्ते सिर्फ एक सवाल पूछिए, इस हफ्ते मैंने कहाँ डिस्ट्रैक्शन चुना और क्यों। धीरे धीरे आप अपने पैटर्न पहचानने लगेंगे। एक और ज़रूरी बात, आप अकेले कैलेंडर नहीं चला सकते। अगर आप काम करते हैं तो मैनेजर, टीम, क्लाइंट्स सबके साथ एक्सपेक्टेशंस क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अनक्लियर एक्सपेक्टेशंस सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन पैदा करती हैं। जब आपको नहीं पता कि आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है तो दिमाग बार बार चेक करता है, मेल, मैसेज, अपडेट। लेकिन जब समय और बाउंड्रीज क्लियर होती हैं तो फोकस अपने आप बढ़ता है। इस हिस्से का सार यही है, फोकस विल पावर से नहीं, फोकस डिजाइन से आता है। जब आपका दिन वैल्यूज के हिसाब से डिजाइन होता है तो डिस्ट्रैक्शन को जगह नहीं मिलती। अब अगला कदम है उन बाहरी चीजों से निपटना जो बार बार आपका ध्यान तोड़ती हैं। अब तक हमने ये समझ लिया कि डिस्ट्रैक्शन हमारे अंदर से पैदा होता है और समय को डिजाइन करके हम बहुत हद तक कंट्रोल वापस पा सकते हैं। लेकिन एक सच्चाई अभी भी बची है, दुनिया हमें डिस्ट्रैक्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। नोटिफिकेशंस, कॉल्स, ईमेल्स, मीटिंग्स, मैसेजेस, ये सब ऐसे नहीं है कि हम इन्हें इग्नोर ही कर दें। इसलिए किताब का अगला कदम है बाहरी ट्रिगर्स पर वापस हमला करना। लेखक एक महिला की कहानी बताते हैं जो काम पर बहुत इंटेलिजेंट और केपेबल थी, लेकिन वो एक प्रपोजल लिख ही नहीं पा रही थी। हर कुछ मिनट में उनका फोन वाइब्रेट करता, कभी सोशल मीडिया, कभी फैमिली मैसेज, कभी रैंडम नोटिफिकेशन। हर बार वो सोचती, बस यही देख लेती हूँ, और फोकस टूट जाता। यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल पूछा गया है, क्या ये ट्रिगर मेरी सेवा कर रहा है या मैं इस ट्रिगर की सेवा कर रहा हूँ? अगर कोई चीज आपको आपकी इंटेंशन से दूर ले जाती है तो वो डिस्ट्रैक्शन है, चाहे वो कितना ही इंपॉर्टेंट क्यों ना लगे। किताब बताती है कि एक्सटर्नल ट्रिगर्स सिर्फ फोन तक सीमित नहीं है। ओपन ऑफिस कल्चर, कांस्टेंट मीटिंग्स, अर्जेंट मेल्स और बिना एजेंडा की कॉल्स, ये सब भी डिस्ट्रैक्शन है। एक अस्पताल का एग्जाम्पल दिया गया है जहां नर्सेज दवाइयां देते समय गलती कर रही थी। रीजन था इंटरप्शंस। सॉल्यूशन क्या निकला? जब नर्स मेडिसिन दे रही हो तो वो एक अलग कलर की जैकेट पहनती थी, मतलब अभी डिस्टर्ब मत करो। रिजल्ट, मिस्टेक्स ड्रामेटिकली कम हो गई। लेसन साफ है, अगर फोकस जरूरी है तो इंटरप्शन सोशली अनएक्सेप्टेबल बनानी होगी। ऑफिस में भी यही लागू होता है। हर पिंग अर्जेंट नहीं होता, हर मीटिंग जरूरी नहीं होती। ईमेल को लेकर किताब बहुत साफ बात करती है। ईमेल कम पाने का सबसे अच्छा तरीका है ईमेल कम भेजना। हर मेल का तुरंत रिप्लाई देना दूसरों को सिखाता है कि आप हमेशा अवेलेबल हैं। इसके बजाय दिन में तय समय पर ईमेल चेक करें और रिप्लाई में साफ एक्सपेक्टेशंस लिखें। मीटिंग्स के लिए भी रूल बताया गया है, अगर एजेंडा नहीं है तो मीटिंग नहीं है, और मीटिंग में स्क्रीन ओपन रखना मतलब डिस्ट्रैक्शन को इनवाइट करना। अब आते हैं सबसे बड़े कल्प्रिट पर, स्मार्टफोन। फोन अपने आप में बुरा नहीं है, प्रॉब्लम है उसका डिफॉल्ट डिजाइन। इसलिए किताब 4 प्रैक्टिकल स्टेप्स देती है। पहला, जो ऐप्स जरूरी नहीं है उन्हें हटाइए। दूसरा, जो ऐप्स काम के लिए हैं उन्हें फोन से हटाकर डेस्कटॉप पर इस्तेमाल कीजिए। तीसरा, होम स्क्रीन को बोरिंग बनाइए। कलरफुल आइकन्स, बैजेस, ये सब अटेंशन ट्रैप्स हैं। चौथा, नोटिफिकेशंस रिक्लेम कीजिए। हर ऐप को आपको डिस्टर्ब करने का अधिकार नहीं है। यहाँ एक शॉकिंग फैक्ट बताया गया है कि फोन सिर्फ पास में रखा हो तो भी दिमाग की प्रोसेसिंग पावर कम हो जाती है। इसलिए फोकस के समय फोन को आंखों से दूर रखना सिर्फ अच्छी आदत नहीं, जरूरी कदम है। डेस्कटॉप और ब्राउजर भी कम डेंजरस नहीं है। क्लटर्ड डेस्कटॉप मतलब क्लटर्ड माइंड। ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़ते समय अगर कुछ इंटरेस्टिंग दिखे तो तुरंत मत खोलिए, उसे सेव कर लीजिए और तय समय पर पढ़िए। सोशल मीडिया के बारे में किताब रियलिस्टिक है, छोड़ने को नहीं कहती, लेकिन फीड हटाने की सलाह देती है, क्योंकि फीड का काम ही है आपको रोकना। अगर आप किसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किसी खास काम के लिए करते हैं तो उसे उसी काम तक सीमित रखिए। इस हिस्से का कोर मैसेज यही है,
हर ट्रिगर बुरा नहीं होता, लेकिन हर ट्रिगर ज़रूरी भी नहीं होता। जो चीज़ आपकी लाइफ को आगे बढ़ाए उसे जगह दीजिए, और जो पीछे खींचे उससे बाउंड्रीज बनाइए। अब आखिरी बड़ा कदम बचा है, ऐसे रूल्स बनाना जो ट्रिगर आने से पहले ही आपको बचा लें। अब तक हमने डिस्ट्रैक्शंस को समझा, समय को डिज़ाइन किया और बाहरी ट्रिगर्स पर कंट्रोल लेना सीखा। लेकिन एक सच्चाई अभी भी बाकी है, हम इंसान हैं, कभी ना कभी हम कमज़ोर पड़ेंगे। इसलिए किताब का अगला और सबसे पावरफुल विचार है, डिस्ट्रैक्शन आने से पहले ही अपने लिए रूल्स बना लेना। लेखक इसे कहते हैं फ्यूचर से दोस्ती करना। मतलब ये कि जब आप शांत दिमाग से सोच रहे हों, तभी तय कर लें कि फ्यूचर में डिस्ट्रैक्शन आए तो क्या करना है। इतिहास से एक उदाहरण दिया गया है। यूलिसीज नाम का योद्धा, जिसे पता था कि सायरेंस का गाना सुनकर वो अपना कंट्रोल खो देगा, तो उसने पहले से ही अपने सेलर्स को कहा, मुझे रस्सी से बांध देना और चाहे मैं कुछ भी कहूं मुझे खोलना मत। यही आइडिया है प्री कमिटमेंट। जब आप जानते हैं कि कहां फिसल सकते हैं तो पहले से गार्ड रेल लगा दीजिए। किताब 3 तरह के पैक्ट्स बताती है। पहला है एफर्ट पैक्ट, मतलब डिस्ट्रैक्शन को इतना मुश्किल बना दो कि दिमाग खुद ही मना कर दे। जैसे फोन को दूसरे कमरे में रख देना, टीवी का रिमोट छुपा देना या किसी ऐप को खोलने में एक्स्ट्रा स्टेप्स डाल देना। जब एफर्ट बढ़ता है तो इंपल्स कमजोर हो जाता है। दूसरा है प्राइस पैक्ट, मतलब डिस्ट्रैक्शन की कीमत तय कर देना। अगर आप तय काम नहीं करते तो कुछ खोना पड़ेगा, पैसा, सुविधा या कंफर्ट। ये लॉस अवर्जन पर काम करता है। दिमाग को नुकसान ज्यादा महसूस होता है बनाम फायदा। लेकिन किताब चेतावनी भी देती है, प्राइस पैक्ट को पनिशमेंट मत बनाइए, इसे छोटे और स्पेसिफिक कामों के लिए इस्तेमाल कीजिए। तीसरा और सबसे गहरा पैक्ट है आइडेंटिटी पैक्ट। यहां सवाल ये नहीं है कि आप क्या करना चाहते हैं, यहां सवाल है आप कौन बनना चाहते हैं। जब आप खुद को ये कहना शुरू करते हैं, मैं इनडिस्ट्रैक्टेबल इंसान हूं, तो आपका दिमाग उसी आइडेंटिटी के हिसाब से डिसीजन लेने लगता है। जैसे मैं स्मोकर नहीं हूं, ये कहना ज्यादा ताकतवर होता है बनाम मैं स्मोकिंग कम करने की कोशिश कर रहा हूं। आइडेंटिटी शॉर्टकट बन जाती है। किताब कहती है अपनी आइडेंटिटी को रिचुअल से मजबूत करो, जैसे दिन की शुरुआत प्लान देखकर करना, फोकस के समय एक फिक्स्ड रूटीन रखना, अपने आसपास के लोगों को बताना कि आप डिस्ट्रैक्शन से लड़ रहे हैं। जब आप सिखाते हैं तो आप खुद ज्यादा कमिटेड हो जाते हैं। अब किताब एक बड़ा पर्सपेक्टिव देती है, डिस्ट्रैक्शन सिर्फ पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, ये वर्क प्लेस की समस्या भी है। अगर वर्क प्लेस में एक्सपेक्टेशंस हाई हो और कंट्रोल लो हो तो लोग डिस्ट्रैक्शन में भागते हैं। ऑलवेज ऑनलाइन कल्चर असल में इमोशनल प्रेशर पैदा करता है। कई कंपनीज का एग्जाम्पल दिया गया है जहां एक सिंपल बदलाव किया गया, हर हफ्ते एक प्रिडिक्टेबल फ्री टाइम, रिजल्ट प्रोडक्टिविटी बढ़ी, स्ट्रेस कम हुआ, ट्रस्ट बढ़ा। किताब साफ कहती है टेक्नोलॉजी डिस्ट्रैक्शन की जड़ नहीं है, वो सिम्टम है। रूट कॉज है साइकोलॉजिकल सेफ्टी की कमी। जहां लोग खुलकर बोल नहीं सकते वहां लोग डिस्ट्रैक्शन में छुपते हैं। यही बात बच्चों पर भी लागू होती है। बच्चों की स्क्रीन एडिक्शन अक्सर अनमेट इमोशनल नीड्स का रिजल्ट होती है। बच्चों को ऑटोनॉमी चाहिए, कॉम्पिटेंस चाहिए और कनेक्शन चाहिए। अगर ये चीजें रियल लाइफ में मिलें तो स्क्रीन की पकड़ अपने आप ढीली पड़ती है। किताब ये नहीं कहती कि टेक्नोलॉजी बच्चों से छीन लो, कहती है उन्हें इनडिस्ट्रैक्टेबल बनना सिखाओ। उनके साथ बैठकर स्केड्यूल बनाओ, उनसे पूछो तुम्हारे लिए डिस्ट्रैक्शन क्या है और तुम क्या अचीव करना चाहते हो। जब बच्चे अपने रूल्स खुद बनाते हैं तो वो ज्यादा फॉलो होते हैं। और आखिर में रिश्तों की बात आती है। फोन टेबल पर रखा है तो कॉन्वर्सेशन आधी हो जाती है। डिस्ट्रैक्शन सोशल कॉन्टेजियन की तरह फैलता है। इसलिए किताब कहती है सोशल एंटीबॉडीज बनाओ, मतलब पोलाइटली कॉल आउट करो, न डांट कर न शेम देकर, बस इतना कहकर सब ठीक है। यही स्मॉल क्वेश्चन प्रेजेंस वापस ले आता है। इस हिस्से का सबसे बड़ा सच यही है कि इनडिस्ट्रैक्टेबल बनना एक स्किल है और हर स्किल प्रैक्टिस से आती है। अब आखिरी हिस्सा बचता है जहां सारी बातें जुड़ती हैं और ये समझ आता है कि असल में इनडिस्ट्रैक्टेबल बनने का मतलब जिंदगी कैसे बदल देता है। अब जब हम इस पूरी यात्रा के आखिरी मोड़ पर पहुंचते हैं तो एक सवाल खुद से पूछना जरूरी है। अगर डिस्ट्रैक्शन सच में हमारी जिंदगी चुरा रहा है तो हम बदले में क्या खो रहे हैं? हम समय नहीं खो रहे, हम पल खो रहे हैं, हम रिश्ते खो रहे हैं, हम वो जिंदगी खो रहे हैं जो हम जी सकते थे।
ये किताब आखिर में एक बहुत गहरी बात कहती है, आपका ध्यान ही आपकी जिंदगी है। आप जहां ध्यान देते हैं वहीं आपकी जिंदगी बनती है। अगर आपका ध्यान हर नोटिफिकेशन, हर रैंडम थॉट, हर एक्सटर्नल डिमांड पर है तो आपकी जिंदगी भी बिखरी हुई होगी। लेकिन अगर आपका ध्यान आपके मूल्यों पर है, आपके रिश्तों पर है, आपके काम पर है, तो आपकी जिंदगी भी उसी दिशा में बहने लगेगी। इनडिस्ट्रैक्टेबल बनने का मतलब ये नहीं है कि आप कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। मतलब ये है कि जब आप डिस्ट्रैक्ट हों भी तो आप वापस आना जानते हैं। मतलब ये है कि आप अपनी फेलियर से खुद को लेबल नहीं करते, आप अपनी गलतियों से सीखते हैं। मतलब ये है कि आप ये मान लेते हैं कि डिस्कम्फर्ट जिंदगी का हिस्सा है और उससे भागना जरूरी नहीं। जब आप डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करते हैं तो डिस्ट्रैक्शन की जरूरत कम हो जाती है। जब आप अपने समय को डिजाइन करते हैं तो गिल्ट कम हो जाता है। जब आप बाउंड्रीज बनाते हैं तो रिस्पेक्ट बढ़ता है। और जब आप आइडेंटिटी बदलते हैं तो बिहेवियर अपने आप बदल जाता है। ये किताब हमें ये नहीं सिखाती कि जिंदगी को कंट्रोल कैसे करें, ये सिखाती है कि जिंदगी को कॉन्शियसली चुना कैसे जाए। हर बार जब आप फोन उठाते हैं आप एक चुनाव करते हैं। हर बार जब आप किसी से बात करते हुए प्रेजेंट रहते हैं आप एक चुनाव करते हैं। हर बार जब आप डिस्ट्रैक्शन के बावजूद अपने इरादे पर टिके रहते हैं आप अपनी फ्यूचर आइडेंटिटी चुनते हैं। लेखक आखिर में कहते हैं, हम अपनी परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं, हम अपने ध्यान के मालिक बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए कोई मैजिक ऐप नहीं है, कोई ओवरनाइट सोल्यूशन नहीं है। सिर्फ अवेयरनेस है, सिर्फ प्रैक्टिस है और खुद के प्रति ईमानदारी है। अगर आप ये सीख लें कि आप किससे भाग रहे हैं तो आपको डिस्ट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ये तय कर लें कि आपके लिए क्या ज़रूरी है तो दुनिया की हर आवाज़ आपको हिला नहीं पाएगी। और जब आप इनडिस्ट्रैक्टेबल बनते हैं तो आप सिर्फ प्रोडक्टिव नहीं बनते, आप ज़्यादा प्रेजेंट, ज़्यादा कनेक्टेड और ज़्यादा जिंदा महसूस करते हैं। अगर ये ऑडियो बुक आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर करे, अगर आपने इसे सुनते हुए कभी अपने आप को पहचान लिया हो, तो समझिए ये सिर्फ किताब नहीं रही, ये एक इन्विटेशन है अपनी ज़िंदगी वापस लेने की। अगर आप चाहते हैं कि आपका ध्यान आपकी ज़िंदगी बनाए, ना कि आपकी ज़िंदगी किसी एल्गोरिदम की कैद बन जाए, तो आज से एक छोटा सा कदम उठाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि YouTube समझे कि ये कंटेंट लोगों के लिए वैल्यूएबल है। सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसी ऑडियो बुक्स आपके सोचने का तरीका बदल सकती हैं। और कमेंट में लिखिए आपके लिए सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है, क्योंकि जब हम इसे नाम देते हैं तभी हम इसे कंट्रोल कर पाते हैं। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी सुपर पावर आपका ध्यान है और अब आप इसे वापस लेना जानते हैं।